के अंतर्गत ही उसके आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन बीच में बिहार सरकार के द्वारा और डीएलएड वाले जो भाई बंधु हैं वो ज़्यादातर प्रेशर सरकार पर, शिक्षा विभाग पर उन लोगों ने प्रेशराइज किया और उसके संदर्भ में बिहार सरकार ने डीएलएड वाले को प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में प्राथमिकता देने का काम किया। माननीय जो उच्च न्यायालय का कहना है कि कोई भी नियोजन प्रक्रिया के बीच अंतराल में आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। जो आपने नियोजन नियमावली बनाई है उस नियोजन नियमावली के अंतर्गत ही आप काम कर सकते हैं। इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया वो बिल्कुल ही स्वागत योग्य है और मैं तो कई वीडियो में भी आप लोगों के सामने पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो डीएड बीएड का जो आपस में हम लोगों ने इस तरह का जो पैमाना सत्ता फैलाने वाली जो बातें की है, सरकार ने भी की है और सरकार के द्वारा कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं वो इस मुद्दा को इतने जोर से उठाया कि ये आपस में एकता जो है भंग हो जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन आ गया है अब उसमें तो जो बात हम पहले कह रहे थे उसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि नहीं, बीच अंतराल में, बीच अवधि में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं और जो नियोजन नियमावली आपने बनाई है उसी के अंतर्गत आपको नियोजन प्रक्रिया संपन्न करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के जो डिसीजन आया है प्राथमिकता हटाने के संबंध में या जो डीएड और बीएड को जो उन्होंने कहा है कि दोनों को बराबर समझा जाए, ये स्वागत योग्य है और सब लोगों को इसमें मिलकर के स्वागत करना चाहिए। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग डबल बेंच में जाने की सोच रहे हैं, आपका क्या सजेशंस है? मैं शुरू से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो बहाली प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है वो होने दिया जाए। लेकिन कुछ हमारे भाई बंधु केस करके इस मामला को इतना उलझा दिया है कि अब देखिए इतनी समय बीत गया, इतना समय हम लोगों ने बर्बाद कर दिया और वो समय बर्बाद हुआ उसके बाद में हम लोगों का जीवन जो है वो अधर में लटक गया है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जो अगर कुछ भाई बंधु हैं जो दोबारा जो डीएलएड वाले जो हमारे भाई बंधु को दिग्भ्रमित करके उनको प्रेशराइज करके जबरदस्ती चंदा के लिए उकसा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम लोग डबल बेंच पे जा करके हम लोग केस करेंगे, तो आप ये बताइए कि सिंगल बेंच का जो डिसीजन आया है तो क्या डबल बेंच में कुछ दूसरा डिसीजन हो जाएगा? कोई भी पढ़े लिखे आदमी को समझना चाहिए कि बीच अवधि में आप प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। अगर प्राथमिकता इनको देनी थी तो पहले जो नोटिफिकेशन निकला था नियोजन प्रक्रिया जो प्रारंभिक शिक्षक का उसमें उनको देना चाहिए था, उन्होंने दिया ही नहीं। बीच अवधि में आप नहीं दे सकते। तो कुछ भाई बंधु को दिग्भ्रमित करके इन लोगों को फिर से चंदा शुरू हो गया है और ये डबल बेंच पे केस करेंगे, फिर मामला को साल भर उलझाएंगे। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारे खासतौर से डीएलएड भाई बंधु जो भी हैं, बहुत से हमारे भी कॉल आया है, मैंने सभी लोगों को कहा कि ये 94,000 का जो बहाली इसको होने दिया जाए, उसमें किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करें और कोई अगर आपको कहता है कि चंदा करो ये करो तो चंदा का आप लोग बहिष्कार करें, चंदा आप लोग नहीं दें और आप बहाली प्रक्रिया को होने दिया जाए। बहाली प्रक्रिया होगी 94,000 में मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा। पहले ही कैसे आप लोग समझ रहे हैं कि मैं नहीं होगा? आप देखिए एक लड़का जो है 200 500 जगह अप्लाई किया है, उसका पहला नंबर में 500 जगह पर आएगा तो एक ही जगह पर वो काम करेगा, एक ही जगह पर उसकी नियुक्ति होगी। तो कैसे हम मान लें कि उनकी नियुक्ति नहीं होगी? तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि मैक्सिमम लोगों को हो जाएगा और कुछ भाई बंधु को 2-4% नहीं भी होगा तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। चूंकि नई सरकार बनने की संभावना है और तेजस्वी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, चूंकि ये मुद्दा उनका बहुत माने जबरदस्त ढंग से इन्होंने मुद्दा को उठाया है तो वो जरूर करेंगे। तो इसके बाद वाला जो प्रक्रिया होगा उसमें अगर वो और भी पदों पर, रिक्त पदों पर बहाली करते हैं तो सबका हो जाएगा। इसमें प्राथमिकता शब्द का कोई मायने नहीं रह जाएगा, हम ये कहेंगे। तीसरी बात यह है कि आप ये सोचिए, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं
अगर हम लोग इस तरह से केस करके मामला को उलझाते रहेंगे और नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो फिर कितने % लोगों की नौकरी हो? अब आप लोग फैसला कीजिए। उसमें 2% 4% लोगों की नौकरी होना मुश्किल हो जाएगा। तब उस समय प्राथमिकता कहाँ जाएगा और प्राथमिकता किस काम का आएगा? इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले ये 94,000 की जो बहाली प्रक्रिया जो बिल्कुल ही प्रोसेस में है उसको होने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। हमें सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कम से कम इस बात को समझिए और जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक आदमी 2 आदमी के कारण पूरे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, इतना समय बर्बाद हो गया। हम लोग पूरी इलेक्शन के बाद पूरी तत्पर से हम लोग इसमें लगेंगे बहाली प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, खासतौर से जो डीएलएड भाई बंधु हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इस तरह से कुछ लोगों के चक्कर में मत आइए और ना ही चंदा देने का काम करें। आप लोग आराम से नियोजन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में या सरकार को करने में आप लोग हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। और हम भी जो है लगातार सचिवालय में जाकर के हम आप लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इलेक्शन के बाद काम करेंगे। लेकिन इस तरह के किसी 2-4% लोग हैं जो इस तरह से मामला को उलझा देना चाहते हैं कि हमारा भी नहीं होगा तो किसी और का नहीं हो और एक केस करके फिर मामला को उलझाएंगे। इसलिए आप लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं दें और ये जो नियोजन प्रक्रिया जो हो रही है इसको संचालन करने में सरकार को सहयोग करें, शिक्षा विभाग को सहयोग करें, सभी को सहयोग करें। सर, सीटेट दिसंबर 2019 का क्या मामला है? केस जो उन्होंने केस किया है वो बहाली को किस ओर ले जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि सीटेट 2019 के दिसंबर में जो भी हमारे भाई बंधु जो दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। उनको भी नौकरी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन कुछ बात है जो तकनीकी रूप से सोचने की बात। आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन है वो डिसीजन में क्या बोला है? डिसीजन में उसका कहना है कि बीच अवधि में कोई भी आप संशोधन अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो आप बताइए कि ये जो शिक्षा नियोजन जो प्रक्रिया था उसका डेट शुरू में निकला, उसका विज्ञप्ति निकला, विज्ञप्ति निकलने के बाद उसका लास्ट फॉर्म भरने का डेट हुआ, उसमें मेघा सूची करीब तैयार हो चुका है। 8-10 जिले में नहीं हुए हैं लेकिन सभी जगह हो चुके हैं। फिर दोबारा मेघा सूची बनाने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि बीच अवधि में कैसे इन लोगों को मतलब सरकार करेगी? ये तो सोचने वाली बात है। जब नई प्रक्रिया शुरू होगी उसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में हम इसमें कुछ भी टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं और ना ही हम लोग उन लोगों के विरोध में हैं। लेकिन हमें जहाँ तक संभावना लग रहा है कि ये संभावना में ही मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उच्च न्यायालय में जो मैटर चल रहा है उसमें भी डिसीजन जो है वो दिसंबर 2019 वाले के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि उस बीच अवधि में किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इस मुद्दा पर इसके पहले जो प्राथमिकता पर कोर्ट का डिसीजन है तो हमको लगता है कि संभावना ऐसी है कि इन लोगों के पक्ष में नहीं जाएगा। तो उसके लिए बुरा नहीं मानना है। तुरंत फिर से वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी आएगी, उसमें फिर आप लोग अप्लाई करेंगे। अब आप लोग को भी नौकरी होगी और नई सरकार जो बनने वाली वो भी बार बार कह रही है कि हम शिक्षकों की 4 लाख जो पद खाली उस पर हम बहाली करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य का पालन करें, सबको होगा। लेकिन अभी तुरंत जो है मतलब बेचैन होने से ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग भी इतना दिन से हम लोग भी धैर्य रखे हुए हैं, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। दोस्तों, आइए हम लोग स्टेट की चर्चा कर लेते हैं। सर, स्टेट रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? हमेशा बहुत से हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ़ोन करके कमेंट्स करके पूछते रहते हैं कि क्या स्टेट पे रिजल्ट पे स्टे लग गया है? आप इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा। आप जानते हैं कि पेपर में निकला कि इस पर रोक लग गया, फिर बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विज्ञप्ति निकाल करके और उसमें ऑफिशियल विज्ञप्ति था, उसमें ये कहा गया कि जो पेपर में जो आया है या हिंदुस्तान पेपर में या और भी प्रभात पेपर में आया था उसका खंडन किया गया कि नहीं रोक नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा इसको बनाया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो चुनावी मुद्दा को लेकर उन्होंने इसका खंडन करवाया था।
लेकिन हकीकत बात है कि कोर्ट का रोक है इस पर। आप जा करके वहां पर देखिए, उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि उसमें कोर्ट को जो 7 दिसंबर तक अभी इसका रिजल्ट पर रोक लगाया गया है। तो 7 दिसंबर के बाद ही इस पर अब अगली बैठक जो होगी कोर्ट का, उसमें वो क्या डिसीजन लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि कब रिजल्ट होगा। अभी हम लोग उस कोर्ट के मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावना में हम ये कह सकते हैं कि 7 दिसंबर तक की जो बात है, कुछ चैनल पर भी सुनने में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-4 दिन में उसका रिजल्ट आने वाला है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है। हम भी कुछ लोगों से, क्योंकि अफसर से हमारी भी बात होती है, वो तो नहीं बता रहे हैं कि रिजल्ट इतना जल्दी होगा। अब किस आधार पर बोल रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब इतना जानते हैं कि कोर्ट का जो है रोक है इस पर, और 7 दिसंबर तक स्टे है। तो उस पर अब अगली बैठक में कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, अब उस बैठक के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन जल्द से जल्द रिजल्ट हो जाए, चूंकि एग्जामिनेशन जो एग्जाम लेने की जल्दी जो था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, तब रिजल्ट निकालने में इतना देरी क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इन्होंने काम किया है जो कि हमेशा मामला को उलझाना चाहते हो। इसमें इस तरह से जो क्वेश्चन का जो लेवल था, किसी का टफ है, किसी का इजी है, किसी का मीडियम है, तो इस तरह का ये मामला जानबूझ के उलझाया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। लड़के कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाएंगे तो 2-4-5 महीना 6 महीना स्टे होगा, तो हमारा भी उतना दिन तक हम भी राहत में रहेंगे। लेकिन हकीकत बात है कि कोर्ट का स्टे है। अब इसको अब कुछ चैनल वाले, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 1-2 दिन में कहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट का स्टे है 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर में जो बैठक होगी उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। सर, जो मैथमेटिक्स वाले लोग जो किए थे इस पे केस, तो उन लोगों का कहना है कि सिर्फ मैथ के रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है, बाकी रिजल्ट पे स्टे नहीं लगा हुआ है। जब पिछली बार भी जब हम लोग का स्टेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो उस समय भी जो सिलेबस की बात हुई थी तो सिर्फ सोशल साइंस के सिलेबस की बात हुई थी, लेकिन पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ था, सिर्फ सोशल साइंस का कैंसिल नहीं हुआ था। तो इस बार भी मैथमेटिक्स वाले लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मैथ पे स्टे है, तो क्या इससे सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट पे असर होगा? सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट पे स्टे है या सिर्फ मैथमेटिक्स पे ही है? नहीं, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट पर इसका असर होगा। अगर कैंसिल होगा या जो भी होगा तो सारे सब्जेक्ट का होगा। एक सब्जेक्ट का आधार पर कैंसिल नहीं होता है। जब नियम बनता है तो सबके लिए होता है, वो पर्सनली किसी एक सब्जेक्ट के आधार पर कैंसिल नहीं होता है। जब भी होगा तो सभी के लिए होगा, अगर नहीं होगा तो सभी के लिए नहीं होगा। इसमें जो लोग कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। ये तर्क जो है गलत है, और जब रिजल्ट या जो भी होगा वो सबके लिए होगा, वो मैथ के लिए नहीं होगा। आएगा तो सबका, नहीं तो फिर हो किसी का। सर, आप हमारे चैनल पर आएँ और वो हमारे दर्शकों को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।